Hello everyone, welcome once again. I am Anju and I am your maths teacher and welcome to your own academy, Achiever Academy. Guys, मेरा HTET, TGT, PGT दोनों क्लियर है और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए आई हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी वही टेट क्लियर हो जाए जिसके लिए आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने जो अभी तक कर लिया है वो हमने लाइन, एंगल्स और ट्रायंगल्स पढ़ लिए हैं. अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटर. जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा है क्वाड्रिलेटर आपको पता ही है वैसे तो सभी को, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाना पसंद करती हूँ. जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसके लिए एक रिवीजन हो जाएगी और जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए एक अच्छी स्टार्टिंग हो जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं क्लास. बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेन कर्व क्या होगा, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व और सिंपली क्लोज्ड कर्व क्या होती हैं. ठीक है, प्लेन कर्व क्या होता है बेटे? जब हमारे पास कोई ऐसा प्लेन सरफेस हो जहां पर आप बिना ब्रेक किए, विदाउट ब्रेकिंग एंड विदाउट रिट्रेसिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स की जो कलेक्शन होती है वो आपके पास जो कर्व बनाएगी वो द कर्व सो फॉर्म्ड, यानी जो ऐसा कर्व बनेगा उस कर्व को क्या कहा जाएगा? प्लेन कर्व कहा जाएगा. जैसे ये आपका जो पूरा बोर्ड है ये बिल्कुल एक प्लेन सरफेस है. ठीक है, कोई बीच में ब्रेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड द प्लेन सरफेस. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, ओपन कर्व क्या होता है? अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज एन ओपन कर्व. जैसे मान लीजिए इस टाइप से सी बना दिया, वी, या कोई भी ऐसी शेप जो अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे, क्लोज ना हो, वो ओपन हो गया. क्लोज्ड में दो क्लोज्ड कर्व हम पढ़ेंगे जो अपने आप को इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे इस पॉइंट से शुरू हो गए इसी पॉइंट पे खत्म, या इस तरह से क्लोज, कहीं से ओपन नहीं है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया क्लोज्ड कर्व. सिंपली क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व वो होते हैं जो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही बार पास करते हैं. हम ज़्यादातर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, जितने भी हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हमारे सिंपली क्लोज्ड कर्व हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो. यस क्लास, जो आगे हमारा बेसिक टॉपिक है वो है पॉलीगन्स. ठीक है, पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन वैसे इस हिंदी में शायद इसे बहुभुज कहते हैं. पॉलीगन्स के हमारे पास जो डेफिनेशन है, दैट इज अ मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो मोर देन 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से बने. एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से जो हमारे पास फिगर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन. जैसे आपने देखा है 3 साइड्स को ऐसे ज्वाइन करा तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बनती है. अगर 4 लाइन सेगमेंट को मैं इस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ तो ये आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर बनती है. 3 साइड्स को ज्वाइन करने से ट्रायंगल और 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड. तो अगर 3 रेखाखंड या 3 से ज़्यादा कितने भी रेखाखंड को अगर ज्वाइन किया जाए, मिलाया जाए, तो उनसे बनने वाली जो आपके पास फिगर है उसे हम पॉलीगन या बहुभुज भी कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कितने टाइप्स की होती हैं. ये मेन 2 टाइप्स की होती हैं. एक आपके पास है कन्वेक्स और एक आपके पास है कनकेव. कन्वेक्स उत्तल, कनकेव आपका अवतल होता है. कन्वेक्स पॉलीगन आपके पास क्या खास बात होती है? कई बार ये क्वेश्चन बनता है आपके पास एग्जाम में. क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको लिख दिया और पूछा गया, बताइए गिवन पॉलीगन आपके पास कन्वेक्स है या कनकेव है. तो उसके लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हम किन कंडीशन के आधार पर ये बता पाएंगे कि कौन सी कन्वेक्स है और कौन सी कनकेव. तो पहली कंडीशन कन्वेक्स के लिए बता रही हूँ. अगर किसी को चेक करना है कि वो उत्तल है तो उसका हर एक इंटीरियर जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए. अगर हर एक एंगल 180 डिग्री से कम है तो वो कन्वेक्स है, उत्तल है. और अगर उसमें एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल जो वो 180 डिग्री से बड़ा है तो वो हमारे पास अवतल है. ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एक मान लीजिए जैसे
मैं ये कोई ट्रायंगल बना लूँ या कोई क्वाड्रिलेटरल बना ली मैंने, ठीक है, या कोई इस तरह से मैं फिगर बना लूँ, ये लीजिए, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, तो 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट वाले जो पॉलीगन्स होता है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाएं इसकी भी हैं, इसकी भी हैं, लेकिन इसकी 3 है, इसे त्रिभुज कहेंगे, इसे चतुर्भुज, और ये भी आपका क्या है? चतुर्भुज। अब इनमें बताइए कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव? ये एंगल 180 डिग्री से छोटा लग रहा है, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा, तो ये कन्वेक्स है। कौन सी है? उत्तल यानी कन्वेक्स। इसमें भी मुझे ये एंगल 180 डिग्री से छोटा, 180 से छोटा और हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा है। दूसरा, ये तो एक कंडीशन हुई एंगल को देख के। दूसरी कौन सी कंडीशन है जिसे चेक करके आप और कंफर्म कर सकते हैं कि ये उत्तल है या अवतल? आप इसके कोई भी 2 एडजेंट नहीं, कौन से? नॉन एडजेंट, मतलब इस वर्टिसेस के ये साथ वाला है, लेकिन इसको छोड़ के जो ये नेक्स्ट वाला होगा, अपोजिट वर्टिसेस को अगर आप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट आपका उस फिगर के अंदर ही आ जाए, तो मान लीजिए वो उत्तल लेंस उत्तल आपका पॉलीगन है। ठीक है, किन्हीं भी 2 अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करें जो एडजेंट नहीं है और ज्वाइन करने से वो जो नया लाइन सेगमेंट है वो उस फिगर के अंदर ही आ जाए, तो वो आपके पास उत्तल होता है। जैसे कि अब ये है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो ये अंदर आएगा, लेकिन इस वर्टिसेस को मैं इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करूंगी तो ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये आपकी फिगर से बाहर आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फिगर आपको दी हुई थी ये आपकी अवतल थी। ठीक है, दूसरा ये देखिए, ये जो एंगल है अंदर की तरफ ही हम एंगल मेजर करते हैं, ये तो 180 डिग्री से छोटा, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये 180 से बड़ा है और ये इसकी दूसरी पहचान हो गई कि ये अवतल है। तो उत्तल या अवतल पहचानने के लिए 2 कंडीशन है, एंगल 180 डिग्री से छोटा उत्तल, एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो अवतल, कॉनकेव। ठीक है, अगर 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला हर एक लाइन सेगमेंट उस फिगर के अंदर ही रहेगा तो कन्वेक्स उत्तल होगा वो, और अगर वो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट है वो उस फिगर से बाहर बनेगा तो वो आपका अवतल होगा यानी कनकेव होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब आपने क्या करना है, कन्वेक्स और कनकेव क्लियर करने के बाद आपको कुछ मैं पॉलीगन्स के नाम लिखवा रही हूँ। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ मैंने लिखी है, इन नंबर ऑफ साइड्स के आधार पर आपने अपनी पॉलीगन्स को नेम देना है। ठीक है, जब नंबर ऑफ साइड 3 होंगी तो उस पॉलीगन का नाम क्या होगा? ट्रायंगल। देखो बेटे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉलीगन हमारे पास क्या होती है, पॉलीगन होती है लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर हमारे पास आती है, सिंपली क्लोज्ड फिगर। ठीक है, और लाइन सेगमेंट कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 ज़रूर होने चाहिए। तो अब ये देखिए, मैं आपको इसमें एग्जांपल्स दे रही हूँ कि 3 फिगर्स को ज्वाइन करें, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से कैसे फिगर बनेगी और 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से कैसे फिगर बनेगी। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की शेप से तो वैसे सभी वाकिफ होंगे, सबको पता होगा। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए, ए बी पहली लाइन सेगमेंट, बी सी दूसरा और ए सी तीसरा, तो ये आपकी बनी 3 साइड और इसका नाम होगा ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में एंगल्स कितने हैं? 1 2 3, 3 इंटीरियर एंगल्स हैं और तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपके पास क्या होता है? 180 डिग्री। ये आपने लर्न किया हुआ है अभी।
अब मैं आपको एक जर्नल फॉर्मूला बता दूंगी जिससे आप किसी भी पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपके पास n नंबर ऑफ साइड है, उसको आप n गन, पॉलीगन का नाम n गन हो जाएगा, और जो सम ऑफ इंटीरियर का फॉर्मूला है वो आपके पास होगा n-2 इंटू में 180 डिग्री, यानी जितनी भी नंबर ऑफ साइड हैं उसमें से 2 माइनस कर दीजिए और फिर उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वैल्यू आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन्स आ जाएगा, इंटीरियर एंगल्स का सम। क्या आ जाएगा? इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर किसी की 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना है तो मान लीजिए मैंने 4 लाइन सेगमेंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, A B C D। ठीक है, आप थोड़ा सा फिगर कंजूसी मैं भी कर रही हूँ, इसको छोटा बना रही हूँ, बड़ा बनाते हैं, रब करके फिर बना लेंगे। A B C D। ठीक है, तो ये पॉलीगन है, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 एंड 4 साइड्स। ऑपोजिट साइड्स को जब मैं ज्वाइन करूंगी तो ये एक डायगोनल बनेगा। ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही आपका डायगोनल होती है। इसके 2 ही डायगोनल बन रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये दोनों ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से ये 2 लाइन सेगमेंट ये आपके बन रहे डायगोनल, डायगोनल 1 और ये होगा डायगोनल 2। ठीक है, आप इसको कंप्लीट भी ले सकते हैं इस तरह से, डॉटेड में ज़रूरी नहीं शो करना। ठीक है, तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 आपके पास हो गया। अब ये देखिए एंगल्स कितने हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो जिसकी 4 साइड्स होंगी उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्वाड्रिलेटर। और सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, वो आपके पास कितना आएगा? 360 डिग्री। और बाय फॉर्मूला अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहें तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री के साथ। तो देखो 4 माइनस 2, 2 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। ठीक है भाई। इसी तरह से पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड, हेक्सागन जिसकी 6 साइड, हेप्टागन जिसकी 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9 और डेकागन यानी 10। ठीक है, मुझे पेंटागन का अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? पहले मैं आपको पेंटागन की शेप दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप से होगी, 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 साइड्स होंगी, 5 ही इसके एंगल्स होंगे। ठीक है, अगर आपने कन्वेक्स या कनकेव चेक करना है तो ये देखना पहले तो, अगर हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो ये उत्तल पॉलीगन है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का नेचर होता है या तो वो कन्वेक्स होगी या कनकेव होगी, तो ये कन्वेक्स होगी अगर हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा है। दूसरी कंडीशन हम क्या चेक कर सकते हैं? ऑपोजिट साइड्स के वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट इस फिगर के अंदर ही रहना चाहिए, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके फिगर से बाहर नहीं आना चाहिए, तो ये आपके पास क्या बनेगी? कन्वेक्स। ठीक है, अगर एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये आपके पास कनकेव हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है बेटे, अब आगे देखिए, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, इस टाइप की कोई फिगर होगी। मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी? फॉर्मूला होता है 5 - 2, यानी जितनी भी आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दीजिए? 180 डिग्री के साथ। इसी तरह हेक्सागन में भी 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आपको इसमें 2 चीज़ें मेमोराइज करने की ज़रूरत है कि हेक्सागन में कितनी साइड्स हैं? 6, पेंटागन 5, 7 साइड वाली यानी 7 भुजाओं वाली आकृति का नाम हेप्टागन, 8 भुजाओं वाली आकृति का नाम 8 साइड्स फिगर जो जिसकी 8 साइड होंगी ऑक्टागन, 9 को
और 10 वाले को डेकागन कहते हैं। दूसरा आपने ये लर्न रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो आपने फॉर्मूला लिखना है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी जितनी भुजाओं वाली आकृति आपके पास है उसमें से भुजाओं नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ जो आपकी साइड्स है उसमें से 2 माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री के साथ, वो आपको देंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो ये बिल्कुल एक बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको बढ़ा रही हूँ, आप इसको फटाफट से नोट कीजिए और इस टेबल को कंप्लीट आपने खुद करना है। हाँ जी, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, 2 चीज़ें जो मैं पॉलीगन्स के बारे में आपको बता रही थी उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी स्टेटमेंट होती है मैथ्स में, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो अक्सर ये देखने को मिलता है कि दिस इज इन द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सो व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? देखो कोई भी फिगर है उसमें 2 चीज मेन मैंने आपको हमेशा बताई है, एक तो साइड और एक एंगल। अगर किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स भी इक्वल हैं तो वो हमारे पास होती है रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन जिसमें साइड्स इक्वल हो और जिसके एंगल्स भी क्या हो, इक्वल। ठीक है, और इर्रेगुलर विच इज नॉट रेगुलर, विच इज नॉट रेगुलर यानी जिसके इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई भी है, जैसे ये क्वाड्रिलेटर है, मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती है, तो क्वाड्रिलेटर एक पॉलीगन का एग्जांपल है। क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी मैंने इससे पहले आपको बताया, ट्रायंगल, ये सारे आपके क्या हैं, पॉलीगन हैं। सबसे पहला पॉलीगन आपका ट्रायंगल ही बनता है, क्योंकि पॉलीगन बनने की कंडीशन क्या होती है कि कम से कम 3 साइड्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 3 साइड से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो नंबर ऑफ, लेकिन जाएंगे डेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स तक ही। तो जो भी आपके पास ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर ये सारी साइड्स अपनी मेजरमेंट में इक्वल हो, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल बी और उतना ही सी और उतना ही डी हो, तो ये जो आपकी पॉलीगन है इसे हम आप रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वाड्रिलेटर पे। स्पेशल काइंड ऑफ जो पॉलीगन आपके सिलेबस में गिवन है वो क्वाड्रिलेटर है, जहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और क्वाड्रिलेटर में आपको अभी तक पता चल गया कि क्वाड्रिलेटर का नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 साइड, 4 एंगल और 4 ही वर्टिसेस। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपोजिट वर्टिसेस को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो उसके डायगोनल बन जाएंगे। और क्वाड्रिलेटर के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। अब एक ये नया है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर क्या होता है कि 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल। आपके 2 डायगोनल हैं, AC और BD, 2 डायगोनल हैं क्वाड्रिलेटर के। कौन कौन से हैं इसके डायगोनल? AC और BD। ठीक है, आप कोई भी डायगोनल चूज कर लीजिए, मैंने AC डायगोनल चूज कर लिया। इस AC डायगोनल पर इसके अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है। तो मैंने AC डायगोनल लिया, इसके AC डायगोनल के अपोजिट D और B 2 वर्टिसेस हैं। D से मैंने परपेंडिकुलर DN ड्रॉ किया, B से मैंने परपेंडिकुलर BM ड्रॉ किया। इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ की एडिशन मल्टीप्लाई कर दीजिए इस डायगोनल के साथ, AC के साथ, एंड मल्टीप्लाई विद 1/2, देन इट बिकम्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। आई होप आपको ये फॉर्मूला लर्न रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स हमारे पास कितनी तरह की होती हैं, अब मैं उनकी स्पेशल काइंड आपको बताऊंगी। देखो क्वाड्रिलेटर क्या, जिसकी 4 साइड हो। अब 4 साइड आपकी कैसे भी जुड़ सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, 90 डिग्री के एंगल पर या काइट की फॉर्म में, तो वो सारी हैं तो क्वाड्रिलेटर ही, लेकिन उसकी क्वाड्रिलेटर्स के डिफरेंट फॉर्म हम पढ़ेंगे। तो ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और काइट, ये सारे आपके क्या हैं, क्वाड्रिलेटर्स की फॉर्म है। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम में कुछ सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटी है? मतलब डेफिनेशन में वैसे सिमिलर नहीं है,
ट्रेपेजियम में क्या होता है, इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताती चलती हूँ, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई है, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए। हाँ जी, देखिए इसमें सबसे पहले हम ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, जिसके अंदर 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, ठीक है। जिसके अंदर कंडीशन क्या होगी, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड का सिंबल है। अगर ये मान लीजिए ये 2 साइड्स पैरेलल हैं, लेंथ में इक्वल हो जरूरी नहीं है, उसने जो कंडीशन दी है आपने सिर्फ वही ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है बच्चे ना अपने माइंड से लगा लेते हैं कि पैरेलल है तो इक्वल भी होंगे, ऐसा नहीं है। जहां इक्वल बोला जाएगा वहां आपने वो इक्वालिटी याद रखनी है कि भाई हाँ इस कंडीशन में तो हमें इक्वल बोला था, और जहां नहीं कहा वहां अपनी तरफ से नहीं समझना कि वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये इस तरह से मैं कोई फिगर बना देती हूं, ABCD, तो ये एक ट्रेपेजियम आपके पास है। ये ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होगा तो वो ट्रेपेजियम बनने के लिए इनफ है। किस फिगर को हम कहें कि वो ट्रेपेजियम होगी, जिसमें 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। 2 हो जाए अच्छी बात है, ना हो हमारे लिए तो ट्रेपेजियम बनाना है अगर किसी को, तो सिर्फ 1 पेयर ऑफ साइड को क्या दिखा दो कि वो पैरेलल है। दूसरा पैरेललोग्राम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशन है, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है। 2 पेयर ऑपोजिट साइड के क्या होंगे, पैरेलल, यानी ये पेयर इसके पैरेलल और ये वाला पेयर इसके पैरेलल, ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम में अब साइड्स की एक कंडीशन तो हो गई। पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स हैं, 4 साइड हैं। अगर किसी भी फिगर में 4 साइड नजर आ जाए तो दैट मीन्स वो एक क्वाड्रिलेटर तो है ही, यस और नो, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर। अब ये क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम कब बनेगा, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि 2 ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो जाएं तो वो आपके पास पैरेललोग्राम हो जाता है। लेकिन कभी भी किसी क्वाड्रिलेटर को अगर हमें पैरेललोग्राम दिखाना है तो उसके लिए कुछ और कंडीशंस भी हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, पहली तो यही, अगर किसी क्वाड्रिलेटर को आपने पैरेललोग्राम बनाना है, इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट कंडीशन, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पहले तो पैरेलल वाला ही लिख लीजिए, ऑपोजिट पेयर, इसको मैं रब करके दोबारा लिख देती हूं। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी यही चलेगी जो आपकी डेफिनेशन में दी हुई है, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। इसके ये पेयर ऑपोजिट, इसके ये पेयर ऑपोजिट, तो अगर ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है तो पहली कंडीशन तो यही होगी, जैसे AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक साइड को, एक पेयर को जो आप पैरेलल ले रहे हो उसी पेयर को इक्वल भी दिखा दो। यहां तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पेयर को पैरेलल दिखा रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, AB अगर पैरेलल है DC के एंड AB इक्वल आ जाए DC के ही, यानी जिस पेयर को आपने पैरेलल दिखाया उसी पेयर को अगर आप इक्वल भी दिखा दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम कब बनेगी, या तो ये ऊपर वाली कंडीशन होल्ड हो जाए या ये नीचे वाली। अब मैं एक थर्ड कंडीशन और बता रही हूं, या फिर थर्ड कंडीशन क्या हो जाए, डायगोनल बाइसेक्ट। इस कंडीशन को ऊपर लिख देते हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप ये तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो मैं ऊपर लिख रही हूं,
पैरेललोग्राम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम कब बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनेगी, तो उसके लिए हम कंडीशंस लर्न कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन वही उसकी डेफिनेशन कि ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो पैरेलल हो जाए दोनों। सेकंड कंडीशन, एक पेयर जो पैरेलल है उसी को इक्वल दिखा दो, दूसरा पेयर पैरेलल दिखाने की जरूरत नहीं। थर्ड कंडीशन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब ये देखो भाई, ध्यान से सुनो, डायगोनल को लेके 3 कंडीशंस बनती हैं हमारे पास। जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल किसी की भी बात कर रहे हो, किसी भी क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हो, तो आपके पास 3 कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन तो यही कि मिड पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं या नहीं, क्योंकि जब भी आप किसी फिगर की बात करोगे, जैसे मान लीजिए ये कोई फिगर है, ये इसका एक डायगोनल हो गया, ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या हर क्वाड्रिलेटर के अंदर ये डायगोनल सेम है, दैट मीन्स क्या ये सेम लेंथ के हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हमेशा मिड पॉइंट पे कट करेंगे, हर एक क्वाड्रिलेटर का क्या ये मिड पॉइंट पे कट करेगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी, कौन सा क्वाड्रिलेटर ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशन अप्लाई होंगी, और कौन सा क्वाड्रिलेटर ऐसे हैं जिनके अंदर ये सिर्फ 1 कंडीशन अप्लाई होंगी। तो कंडीशन कहाँ कहाँ बनती हैं, साइड्स के ऊपर बनती हैं। क्या ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड हमेशा बराबर है, क्या ऑल साइड्स इक्वल है, क्या हर एक एंगल ये वाला 90 डिग्री है, क्या डायगोनल्स इक्वल है, क्या डायगोनल्स हमेशा मिड पॉइंट पे कट करते हैं, और जब मिड पॉइंट पे कट करते हैं तो क्या हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं आपको 1 बाय 1 दूंगी, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। क्वाड्रिलेटर को लेके आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 रूल तो मैं आपको बता चुकी हूँ पैरेललोग्राम के लिए। थर्ड मैंने ऊपर लिख दिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में ठीक है, यही रूल होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे वो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे कट नहीं करते और इक्वल भी नहीं होते। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, ये आपका यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई कि किसी क्वाड्रिलेटर को अगर हमें, रिपीट कर देती हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो गया हो, किसी भी क्वाड्रिलेटर को जब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें 3 कंडीशंस चेक करनी होंगी। ऑपोजिट पेयर्स को, जैसे ए बी सी और डी, ए बी को डी सी के पैरेलल, ए डी को बी सी के पैरेलल, या तो ये शो कर दो, या ये और ये पैरेलल हैं, समांतर है, और इसकी लेंथ और इसी की लेंथ आपस में क्या है, सेम भी है, या ये चीज प्रूव कर दो। थर्ड कंडीशन, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर या इक्वल नहीं होते, सिर्फ मिड पॉइंट पे कट करते हैं। ओ मिड पॉइंट है, एओ ओसी के बराबर है, बीओ ओडी के बराबर है पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम के अंदर एक खास बात और है, अगर मैं ये डायगोनल ना दिखाऊं आपको और सिर्फ एक डायगोनल की बात करें, तो पैरेललोग्राम के अंदर ये जो AC डायगोनल है ये पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये प्रॉपर्टी आप 4th प्रॉपर्टी के तौर पे आप यूज कर सकते हो। इन पैरेललोग्राम a diagonal divides it into 2 congruent triangles। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि अगर कोई भी डायगोनल, जरूरी नहीं है कि आप AC लो, आप BD भी ले सकते हो, तो एक डायगोनल जो है पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम के रिजल्ट यहाँ तक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की क्या खास बात है वो मैं आपको फटाफट से बताती हूँ।
समझते रहिएगा, फटाफट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ जुड़े रहने के लिए इसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेक्टेंगल में भी क्या होगा भाई, पहली खास बात 4 साइड है, 4 साइड होते ही रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटर तो है ही। जब हम क्वाड्रिलेटर की टाइप पढ़ रहे हैं तो जितनी भी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं उसमें 4 साइड ही चलेंगी, 4 साइड 4 एंगल वगैरह सब, ठीक है। अब इसमें और क्या है, ए बी डी सी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। दूसरा क्या होता है, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। अब आप कहोगे मैम अगर ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो गए तो ये तो एक पैरेललोग्राम भी बन गई। बिल्कुल, जो जो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा उसका नाम वो तो होगा ही जो हमने दिया हुआ है। अगर वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम आल्सो 101%। तो ए बी जो है वो डी सी के भी पैरेलल होगा और ए डी जो है वो बी सी के भी पैरेलल होगा। तो दिस शोज रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अब जो मेन है वो आ जाओ डायगोनल पे। भाई डायगोनल के ऊपर क्या क्या चर्चा है, इसके ऊपर डायगोनल 90 डिग्री पर कट नहीं करते, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये बात कंफर्म है, और मिड पॉइंट पर कट करते हैं, मिड पॉइंट पर कट करते हैं, ये भी कंफर्म है। तो बात समझ आ गई। पैरेललोग्राम में क्या था, डायगोनल्स सिर्फ मिड पॉइंट पे कट करते थे, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे भी कट करते हैं और लेंथ में भी इक्वल होते हैं। लेंथ में इक्वल होने का मतलब AC की जो लेंथ है वो BD के इक्वल हो जाएगी। इक्वल होना मतलब AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। और मिड पॉइंट पे कट करना मतलब ये O मिड पॉइंट है तो AO बराबर OC और BO बराबर OD, ये मिड पॉइंट पर कट हो जाएगा, ठीक है। अब और सुनिए, हर एक एंगल इसमें क्या होगा 90 डिग्री का, हर एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, ये रेक्टेंगल की खास बात है, ठीक है। अब एक और खास बात जो मैं रेक्टेंगल में ही कवर करवाना चाहूँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में तो सब इकट्ठा हो जाएगा, एक रिवीजन लास्ट में ज़रूर लेंगे, लेकिन अब जब अलग अलग समझ रहे हैं तो अच्छे से समझेंगे इसको। डायगोनल आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेन जो कन्फ्यूज़न बच्चों की रहती है वो डायगोनल को लेके ही रहती है, उसको साथ के साथ आप कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रब करने में। अब एक और नया देखो, 4 साइड्स होगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, पैरेललोग्राम भी बन गया, डायगोनल मिड पॉइंट पे भी कट करते हैं। ये साइड्स के बीच में ये एंगल, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री है रेक्टेंगल में। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, हर एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री भी है। 90 डिग्री पर ये कट नहीं करता, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखना। सिर्फ मिड पॉइंट पे कट करता है, AC बराबर होता है BD के, ठीक है, ये हो गया मेन। अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं लिखने जा रही हूँ वो सुनो ध्यान से, कि AB साइड का ये मिड पॉइंट ले लें, क्या ले लें मिड पॉइंट, BC साइड का ये मिड पॉइंट ले लो और DC साइड का ये मिड पॉइंट ले लो, AD साइड का ये मिड पॉइंट ले लो, ठीक है, और इन सबको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये बीच वाले मैं डायगोनल हटा देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, डायगोनल हटा दीजिए, ठीक है। डायगोनल समझ आ गया ना सभी को, तो डायगोनल अभी थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए हर एक साइड के, बात समझ रहे हो। ये भी मिड पॉइंट AB का, ये मिड पॉइंट BC का, ये मिड पॉइंट DC का, ये मिड पॉइंट AD का। नाम मैंने नहीं लिखे, मुझे सिर्फ आपको मतलब समझाना है कि यहाँ क्या थ्योरम यूज होगी, कौन सा रिजल्ट लगेगा। अगर हम किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं
तो ये अंदर देखो, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटर बन रही है, 1 2 3 4 साइड्स की क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी तो एक क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा? सोचो, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये जो क्वाड्रिलेटर होगी, इस क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट से बनने वाली इस क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा? और इसका जो आंसर है वो मैं आपको अभी आगे दूंगी जब हम बाकी के क्वाड्रिलेटर्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना अभी, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर बाद ही आपको इसका आंसर मिलने वाला है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कंसेप्ट फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हम अभी आगे किस चीज़ का जवाब देखने वाले हैं। चलिए, रेक्टेंगल आपका कंप्लीट हो गया। रेक्टेंगल से नेक्स्ट कौन है भाई? जल्दी आओ फिगर मैदान में। कौन सी है नेक्स्ट फिगर? स्क्वायर। स्क्वायर तो भाई सभी जानते हैं। अच्छा, इनको हिंदी में आयत, वर्ग, ठीक है, आई थिंक ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। बाकी मैं इनको एक बार हिंदी में इनके नाम आपको लिख के दे दूंगी लास्ट में, आपको समझने में इजी रहेगा फिर। चलिए फटाफट से देखते हैं। इसको रब करने में भी टाइम लग जाता है, सर्दी। चलो भाई, ट्रेपेजियम पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, अब बारी है स्क्वायर की। स्क्वायर बहुत फेवरेट है भाई। क्यों फेवरेट है अभी पता चल जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? सब कुछ, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इस वर्टिसेस का नाम ए, बी, सी और डी। मैं बात कर रही हूँ स्क्वायर की। स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री या कुछ भी हो ये, ठीक है। अब देखो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या हर एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होगी? क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होगी? क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकती है? क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकती है? स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है या इर्रेगुलर पॉलीगन? सोचो, सोचिए जल्दी से। स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है या इर्रेगुलर पॉलीगन? अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ रही हैं तो आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर 1 मिनट में मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने कंसेप्ट आपको अभी तक समझाया है, देखो बेटे, आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दूंगी। एग्जाम्पल क्वेश्चन हम करेंगे वो अनदर वीडियोस में बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन फर्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल थोड़ा कम रखती हूँ, क्योंकि बच्चे को जो है कंसेप्ट पहले सीखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपने एक एग्जाम्पल किया, एक मेथड से हो गया, दूसरा एग्जाम्पल दूसरे मेथड से। 100 एग्जाम्पल करोगे तो क्या 100 मेथड याद रखोगे? नहीं। आप अपने कंसेप्ट की 15 बातों को याद रखिए और उन 15 बातों से आप 1500 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सबसे अच्छा और स्ट्रिक्ट उपाय है, हर एक टेस्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज भी है ये। तो अब सोचो, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम कब होगा, या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम क्या होगा या नहीं होगा? पैरेललोग्राम बनने की कंडीशन क्या थी? वो अगर ट्रेपेजियम फुलफिल कर दे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और अगर नहीं करे तो नहीं बनेगा। तो जो अभी तक हमने किया है उसमें जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं उसको थोड़ा सा फटाफट एक रिवीजन बता रही हूँ आपको। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम, हर एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता, बट एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में कंडीशन थी दोनों पेयर पैरेलल होंगे, और ट्रेपेजियम बनने के लिए एक पेयर पैरेलल होना इनफ है। अगर आपके किसी क्वाड्रिलेटर में 1 पेयर पैरेलल है तो इसका मतलब वो आपका ट्रेपेजियम है। दूसरा, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होने की कंडीशन है, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होती। बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम बनने की जो जो कंडीशन है वो रेक्टेंगल के अंदर है।
पैरेललोग्राम बनने की कंडीशन ये थी कि डायगोनल बाइसेक्ट कर जाए या अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आपके इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाए, वो सारी कंडीशन रेक्टेंगल के अंदर हैं। अब स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए एक ये रेगुलर पॉलीगन है। क्या है ये? एक रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिस पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल हो, वो पॉलीगन आपकी क्या कहलाती है? रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? हम कहेंगे यस। क्या रेक्टेंगुलर रेगुलर पॉलीगन हो सकती है? अगर मान लीजिए ये मैंने 5, ये 3 और ये 3 है, तो हम कहेंगे नो, दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है यहाँ तक। और स्क्वायर की क्या खास बात है? डायगोनल को लेके बात करेंगे अब। डायगोनल तो भाई स्क्वायर में सब यस होते हैं, सब याद रखना। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें सब यस। क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यस, इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। मिड पॉइंट पे कट करते हैं, मिड पॉइंट पर कट करते हैं, और इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट पर कट करना, मतलब बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है, मिड पॉइंट पे कट करना। ठीक है, ये भी यस है, ये भी यस है। और थर्ड है 90 डिग्री पर भी कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कि ये डायगोनल और ये डायगोनल, एक तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा AC का और BD का, दूसरा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और तीसरा AC की लेंथ BD की लेंथ के बराबर होगी। तो तीनों चीज़ें डायगोनल्स के ऊपर, तीन ही चीज़ें हम चेक करते हैं। डायगोनल्स का आपस में इक्वल होना, डायगोनल्स का आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाना, डायगोनल्स को 90 मिड पॉइंट पे कट करना। तो तीनों कंडीशंस कहाँ फुलफिल हो रही हैं? डायगोनल्स पे फुलफिल हो रही हैं स्क्वायर के लिए। ठीक है, इन पे जो भी आगे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। क्वेश्चन देखो दो तरह से बनता है, एक लॉजिकल और एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकता है और लॉजिकल भी, लेकिन जो ज़्यादा चांस है क्वाड्रिलेटर में से वो लॉजिकल क्वेश्चन आने के हैं। लॉजिकल लाइक दैट, जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, माइंड से आप काम करें, लॉजिक लगाएं। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है? क्या ये रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में क्या करना है? रोम्बस भी एक स्क्वायर की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि रोम्बस में डायगोनल की एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, वो है इक्वालिटी वाली, बाकी ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में कौन क्या सिमिलैरिटी है? साइड्स इक्वल होंगी, AB, BC, CD और DA, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ नॉट 90 डिग्री। ठीक है, बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। देखो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ये जो एंगल होते हैं, जो साइड्स मिलके बना रही हैं अपना एंगल, ये 90 डिग्री का दो ही फिगर में चलता है, या तो रेक्टेंगल में या स्क्वायर में। रोम्बस में, पैरेललोग्राम में, ट्रेपेजियम में एंगल 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है। इनमें नहीं होते, सिर्फ इन दोनों में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर नहीं है तो रोम्बस को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि 90 का है तो बिल्कुल सीधा खड़ा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम बना लेंगे फिगर, थोड़ा सा इसको इस टाइप से बना लीजिए। ABCD कहाँ कट करते हैं? मिड पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी, मिड पॉइंट पे कट करते हैं। यस, मिड पॉइंट पे कट करते हैं। क्या ये लेंथ में इक्वल होते हैं? नो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। AC इज नॉट इक्वल टू BD, रोम्बस में इक्वल नहीं होते। किस किस में इक्वल थे डायगोनल? रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे कट नहीं करता, स्क्वायर में 90 डिग्री पे कट करता है। स्क्वायर में तो तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब क्या है?
इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगी, रोम्बस और स्क्वायर में सिमिलैरिटी क्या है कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो मिड पॉइंट पे कट करता है, स्क्वायर में भी करेंगे। 90 डिग्री पे कट करने वाले दो ही फिगर के डायगोनल है, या तो स्क्वायर का या फिर रोम्बस का। तो ये दो कंडीशन रोम्बस के डायगोनल्स के लिए। अब थोड़ा सा रोम्बस का एरिया भी देख लो भाई, एरिया ऑफ रोम्बस। आप सोचोगे मैम बीच में एरिया क्या, भाई फिगर बनी हुई है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। एरिया पढ़ लिया 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। क्या बता, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाए, अलग से कंसेप्ट कहाँ पढ़ोगे। अब रिवाइज करवा रही हो बीच में, जस्ट पहले डायगोनल और दूसरे डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, ये पूरा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस में भी आपका ये क्लियर। अब लास्ट आपका बचता है काइट। भाई काइट का तो सबको ही पता होगा, काइट क्या होती है, पतंग, और क्या है ना, काइट क्या होती है, पतंग। और काइट जब हम बनाते हैं, या आपने भी देखी होगी, बनी हुई भी देखी होगी, तो ये वही उसी काइट जैसी ही शेप है। अरे भाई हटो जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो भाई काइट में पहचान बताती हूँ, ये लो इस टाइप से होती है, कुछ टेढ़ी बन गई है थोड़ी सी, हाँ ठीक है, यहाँ से ऐसे ABCD, ठीक है। ये एडजेंट साइड है, एडजेंट साइड का मतलब पता है ना, जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो। ये और ये एडजेंट है क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स ये है, ठीक है। अब काइट की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि एडजेंट साइड इक्वल होंगी, एडजेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। क्या मतलब हुआ, AB इक्वल होगा AD के और BC इक्वल होगा CD के। एडजेंट साइड, ऑपोजिट नहीं बोल रहा है, एडजेंट बोल रहा है, ये इसके और ये इसके, ठीक है। ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से एक डायगोनल ये बन रहा है और एक डायगोनल ये बन रहा है, ठीक है। जब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, क्यों, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ ज्यादा और इसकी लेंथ कम दिख ही रहा है, यानी जो डायगोनल है AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। डायगोनल AC और डायगोनल BD आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है। लेकिन एक बात सोचो, क्या ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब आप एक बात देखो, मिड पॉइंट पे कट करने का मतलब ये होता था AO OC के इक्वल तो BO OD के इक्वल, ठीक है। यहां ऐसे कट कर रहा है कि BO OD के इक्वल तो है लेकिन AO OC के इक्वल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। तो ये बात सोच लेना कि एक डायगोनल को तो कट इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बट दूसरे डायगोनल्स को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं होगा, ठीक है। काइट समझ लिया, मेन आपके क्वाड्रिलेटर्स के यही एग्जाम्पल है। अब इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटे, देखिए इसमें आगे ट्रेपेजियम के 2-3 कुछ फॉर्मूले हैं वो रह गए थे, वो अभी कर लो। उसके बाद एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटर पे 1-2 फॉर्मूला है, फिर आपको थोड़े से और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगी। ट्रेपेजियम में मैंने आपको बता दिया था जिसमें 1 पेयर पैरेलल चले, मस्ट कंडीशन यही है, मतलब एक पेयर पैरेलल होना ही चाहिए, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा, इक्वल हो, पैरेलल हो, नॉट पैरेलल हो, कोई नहीं। अगर एक पेयर भी पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने लिया ये AB DC के पैरेलल, P और Q मिड पॉइंट है, ये मैं मिड लिख रही हूँ यहाँ पे, मिड पॉइंट है। अब दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये PQ लाइन आपकी लाइन सेगमेंट आ गए थे। अब एक बात सुनो बेटे ध्यान से, ट्रेपेजियम के बारे में 3 चीज़ों के ये आज मैं फॉर्मूले बता रही हूँ। ट्रेपेजियम का एरिया और मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें
और आपको इस लाइन सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, तो वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एरिया देखो ट्रापेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ए बी और डी सी, तो ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई हाइट, हाइट यानी डी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ले लो डी एम, तो ये डी एम इसका हाइट हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है पी क्यू की लेंथ अगर निकालनी है जहाँ पे पी और क्यू नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो पी क्यू की लेंथ कैसे आएगी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इनटू में हाइट नहीं आता, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम करके उसका हाफ कर दो। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो ट्रापेजियम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं आपको इसकी वैल्यू दे दूँ 10, इसकी ये 12 और ये आपका दे दिया 10 और आपको कहा फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट हाफ ऑफ 12 प्लस 10, हरियप जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका एक केस ये बन सकता है कि मान लो P और Q साइड्स के मिड पॉइंट नहीं दिए हुए, ठीक है, साइड्स के मिड पॉइंट नहीं दिए हुए, AC डायगोनल और BD डायगोनल इनके मिड पॉइंट आपको PQ दे दिया। ठीक है, तो इस PQ की लेंथ फिर कैसे निकलेगी, तो अगर या तो ये P और Q साइड्स के मिड पॉइंट होते तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम और उसका हाफ, कब, जब P और Q साइड्स के मिड पॉइंट हैं, नॉन पैरेलल साइड के क्या हैं, मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट किसके हैं, डायगोनल्स के हैं, तो सम की बजाय क्या आ जाएगा, डिफरेंस, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो इस केस में पी क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 ए बी माइनस डी सी, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपने इसमें ध्यान रखने हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रापेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम, पी क्यू व्हेन पैरेलल साइड्स गिवन एंड मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड P and Q. If P and Q are non mid point of diagonals, अगर P और Q diagonals के मिड पॉइंट हैं तो P Q की वैल्यू कैसे निकले, तीन अलग अलग केसेस में आपको ये वैल्यूज के फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, एक ये ट्रायंगल वाले में भी, क्योंकि मिड पॉइंट से मुझे ध्यान आ गया कि मिड पॉइंट पे यहाँ रिजल्ट पढ़ रहे हैं, तो मिड पॉइंट पे हम ट्रायंगल के अंदर भी एक रिजल्ट हमने वहाँ नहीं किया था, यहाँ करेंगे ताकि दोनों के मिड पॉइंट के रिजल्ट आपको एक साथ याद रहें कि ट्रापेजियम के मिड पॉइंट, और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या फिगर बनती है, वो सारे मिड पॉइंट वाले रिजल्ट अभी बता दूंगी ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज में। ठीक है, ए बी सी ये आपके पास एक ट्रायंगल है, पी और क्यू एक मिड पॉइंट है ऑपोजिट साइड्स में। ठीक है, मिड पॉइंट को जब भी ज्वाइन किया जाएगा वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल, पहली तो ये बात। दूसरा, पी क्यू की जो वैल्यू होगी यानी मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करा है वो हाफ ऑफ क्या होगी, बी सी। अब याद रहेगा ना, पी क्यू और इसमें भी क्या है, पी क्यू और पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट्स है, दोनों ऑपोजिट साइड्स की है, बेस के तो नहीं है ना, तो सम ऑफ, क्योंकि यहाँ तो दो साइड्स थी तो दोनों साइड्स का सम किया और उसका हाफ किया। यहाँ P और Q इसके मिड पॉइंट ले लिए, इसके पैरेलल में तो कुछ है नहीं, तो हाफ किसका होगा, सिर्फ नीचे वाली साइड का यानी BC का, तो हाफ और यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ थर्ड साइड। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। अब आ जाइए एक क्वाड्रिलेटर की जो हम प्रॉपर्टी अभी थोड़ा सा रह गई उसमें, पहले जब मैं क्वाड्रिलेटर पढ़ा रही थी तो अब समझ लीजिए, क्वाड्रिलेटर में ये जो दो एंगल होते हैं ना, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक कॉमन साइड के ऊपर बन रहे हैं। ए और सी अपोजिट एंगल होंगे, बी और डी ये भी अपोजिट एंगल होंगे, और एडजेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो सुनो ध्यान से, अगर मैं इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं और इसे भी थोड़ा एक्सटेंड करूं तो ये देखो, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बन रही, और ट्रांसवर्सल लाइन के
एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम के अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है कि पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आई होप ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन तो बेटे इन पे कितना ही बना लो, मान लो मैं ए बी और डी सी की वैल्यू दे दूं, डीएम आपसे पूछ लूं, एरिया दिया है, ये दोनों वैल्यूज दी हैं, इसकी वैल्यू पूछ ली, ये 3 वैल्यूज दी हैं, एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया तो आप यहां से कोई भी वैल्यू किसी भी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब इस जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है इसमें सब आपको ये पता चल जाएगा कि किसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो क्या फिगर बनती है, एंगल के बाइसेक्टर से जो लाइंस आपस में कट करके नई फिगर बनाती है वो कब क्या बनती है। ठीक है, यहां से आपका लॉजिकल क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो पहले तो ये देखो, दो लाइंस जब समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो ये जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल ए है, एंगल सी है, तो ये एंगल्स का मैंने बाइसेक्टर लिया, इस एंगल का इधर लिया और इस एंगल का इधर लिया। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर सबको पता होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल है, सपोज ये है, इसका बाइसेक्टर ये है जो इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, जितना एंगल इधर उतना ही एंगल ऊपर रह जाए, तो ये बीच वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। ये हो गया बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। बाइसेक्ट करना मतलब मिड पॉइंट से कट करना होता है, एंगल को बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दोनों पार्ट्स को ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अगर कंप्लीट एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका 30 और 30 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, तो अगर मान लो यहां से एक एंगल का, यहां से सी, यहां से इधर वाला डी और यहां से ये, तो ये जो 4 साइड्स वाली ये फिगर नजर आ रही है ये क्या बनेगी, रेक्टेंगल। बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म करना मतलब क्या होता है, क्या बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिड पॉइंट, अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है, एक क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है। क्वाड्रिलेटर क्या होती है आपकी, चतुर्भुज। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया कि जब दो लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स से बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, ए बी सी डी, ये एक आपको चतुर्भुज दी हुई है, क्वाड्रिलेटर गिवन है। क्वाड्रिलेटर के इस साइड का मिड पॉइंट ई, मिड 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 लिखने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को हाईलाइट करवाना कि ये मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूं। तो क्वाड्रिलेटर्स के सारे मिड पॉइंट्स यानी 4 साइड हैं, चारों साइड के मैंने मिड पॉइंट मार्क कर लिए, ई एफ जी एच, मिड पॉइंट्स मार्क करे, इनको ज्वाइन करा, ई एफ जी एच एच ई, तो ये जो 4 साइड की क्वाड्रिलेटर आ रही है ये। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटर बन रही है ये क्वाड्रिलेटर का क्या नाम होगा, तो ये हो गई पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखिए, अगर आपको बाहर वाली ये जो क्वाड्रिलेटर है ना, ये बाहर जो क्वाड्रिलेटर थी, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटर के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो अंदर फिगर आएगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर रिजल्ट क्या होता है कि ये जो अंदर पैरेललोग्राम बन रही है, इस पैरेललोग्राम का, इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल होगा, तो बाहर वाली ये जो आपकी क्वाड्रिलेटर थी, जो चतुर्भुज थी, जिसके अंदर ये पैरेललोग्राम बन रही है, उस चतुर्भुज के एरिया को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का जो हाफ है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज के एरिया ऐसी है। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज हाफ मीन्स आधा किसका, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। तो अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यह एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन के आए कि क्वाड्रिलेटर आपको गिवन हो, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर गिवन हो और आपको कहा गया हो
कि इस क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से EFGH एक समांतर चतुर्भुज आपके पास है। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करोगे? इस फॉर्मूले का यूज करके कि क्वाड्रिलेटर के एरिया की वैल्यू पुट कर दी, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके अंदर बनने वाली पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। और ये पैरेललोग्राम कब बनी थी? जब बाहर वाले क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया था। आगे बात समझ? तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं किसके? रेक्टेंगल के। अब ये बात सोचो ध्यान से, ABCD, ये जो ये बाहर फिगर बन रही है ना, इसको देखो ध्यान से, AB, BC, CD और DA, ठीक है। रेक्टेंगल का नाम ABCD, ठीक है। इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो ये बनेगा रोम्बस, और रोम्बस को हम क्या लिखते हैं? समचतुर्भुज, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो भी समझ ले, और जो इंग्लिश मीडियम है वो भी, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि मैंने हर एक वर्ड को हिंदी में लिख दिया है, स्टार्टिंग में नहीं तो पीछे आपको आगे पीछे मिल जाएंगे ये वर्ड्स, ठीक है। तो रोम्बस जो है वो आपका समचतुर्भुज होता है, और रेक्टेंगल आयत, आयत के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले क्वाड्रिलेटर, बनने वाले चतुर्भुज का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन तो यहीं से तैयार है। तो आयत के मध्य बिंदु को मिलाकर बनने वाले चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है। आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए समचतुर्भुज आपको पहले दी हुई है, ABCD समचतुर्भुज दी हुई है, और इसके मध्य बिंदु PQRS को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटर, जो चतुर्भुज बनेगी, अब उसका नाम बताओ। पहले तो आपने आयत के मध्य बिंदु को ज्वाइन किया था, अब किसके मध्य बिंदु का मिलान करना है? बताइए जरा। हाँ जी, किसके मध्य बिंदु का मिलान करना है? रोम्बस, यानी समचतुर्भुज के। तो समचतुर्भुज के अंदर कौन बनेगी? आयत। बहुत इजी है। आयत के अंदर कौन बनेगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंदर कौन बनेगा? आयत। इजी। क्वाड्रिलेटर के चतुर्भुज, सिर्फ क्वाड्रिलेटर गिवन है, इसका नाम नहीं दिया हुआ। देखो, समचतुर्भुज है अलग है, चतुर्भुज अलग है। समचतुर्भुज के अंदर आयत बनेगी, और चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बनेगा। एंगल्स के बाइसेक्टर का यूज करके आयत बनती है। आई थिंक सब में क्लियर हो गया, ठीक है। समचतुर्भुज के अंदर आयत, आयत के अंदर समचतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर बनेगी पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, और ये बाइसेक्टर यानी एंगल्स के बाइसेक्टर से। फिफ्थ देखिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या? कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज के 4 एंगल हैं, 4 कोण, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। एंगल A का बाइसेक्टर एंगल B के बाइसेक्टर से N पॉइंट पे मिल रहा है। एंगल C का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब समझ आ रहा है ना, जो एंगल C को दोनों बराबर बराबर भागों में बांट दे। तो C का जो बाइसेक्टर है वो L पॉइंट पे मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एंगल D का बाइसेक्टर ये और इसका बाइसेक्टर ये। तो जैसे ही ये बाइसेक्टर मिले, एक अंदर ये जो ये दिख रही है ना 1 2 3 4 फिगर, OL, LM, MN और NO, ये 4 आपकी साइड्स बन रही। तो ये 4 साइड की फिगर को क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटर। क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा? ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है, और इसके बाइसेक्टर्स, आप यहाँ साइड का मिड पॉइंट नहीं ले रहे, बाइसेक्टर की एंट्री ले रहे हो इसके अंदर, और उसने ये फिगर बना दी। तो इसके अंदर ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। तो ये बात तो समझ में आ रही है, याद करनी आसान है कि जब भी एंगल का बाइसेक्टर बनाएगा ना तो वो रेक्टेंगल बनाएगा। देखो यहाँ पे भी तो बना रहा है, एंगल का बाइसेक्टर क्या बना रहा है?
बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल रेक्टेंगल, और यहाँ पे भी पैरेललोग्राम के अंदर एंगल्स के ही बाइसेक्टर ने क्या बना दी, रेक्टेंगल। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, फटाफट से रिवाइज कीजिए। हाँ जी, देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ करेंगे, उसके बाद ये जो भी आपका इस वीडियो में मैंने करवाया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल इस वीडियो में करेंगे, बाकी एग्जाम्पल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटे, ये आपके पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आपके पास एक रेक्टेंगल दी हुई है। ठीक है, इस रेक्टेंगल में एक एंगल आपको 40 डिग्री ये दिया हुआ है जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एंगल 1 ये, एंगल 2 ये, आपको ओ ए डी निकालना है। तो जो भी एंगल आपको निकालना है, सबसे पहले तो आप उस एंगल को ध्यान से देखिए कि कहाँ है वो एंगल, क्या चीज़ है। ठीक है, ओ ए डी ऊपर की तरफ, तो यानी ये वाला एंगल हुआ ना, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जिस एंगल को आपने फाइंड आउट करना है, वो एंगल किस रास्ते से निकलेगा, वो रास्ता देखो। देखो भाई, रेक्टेंगल दी हुई है, ए बी सी डी एक आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। समझ आ रही है बात, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अगर हर एक पूरा एंगल ये 90 डिग्री का है, तो इसमें हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो 90 डिग्री में से आप एंगल 1 को माइनस कर दो। ठीक है, 90 डिग्री में से एंगल 1 माइनस हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 1। अब दिक्कत क्या है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना था, 90 माइनस 1 करके ये निकल जाएगा, लेकिन अब आपके पास एंगल 1 कैसे फाइंड आउट होगा, नाउ क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, एंगल 1 कैसे निकलेगा, एंगल 1 को निकालने के लिए अब वो ट्रायंगल ढूंढो जिसमें एंगल 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये जो आपके पास ट्रायंगल है ओ ए बी, एंगल 1 इसके अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो एंगल 1 निकालने के लिए एंगल 2 और इस एंगल का पता होना जरूरी है। ये देखिए, अब ये एंगल कैसे निकलेगा, एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल, ये तीनों एंगल ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, इसको मैं अगर एंगल 3 का नाम दे देती हूँ, तो ये आपके पास 180 डिग्री की एंगल्स के ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन में ये जो कंप्लीट एंगल है ये आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री ये पूरा है, इधर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर वाला एंगल क्या होगा, 180 में से 40 माइनस कर दो, तो एंगल 3 जो है वो होगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट मीन्स 140 डिग्री। तो यहाँ वाले एंगल की वैल्यू पता चल गई 140 डिग्री। यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आपको गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, वो वैल्यू, हाँ, एंगल 3 जो है आपका 180 माइनस 40, एंगल 3 इज इक्वल टू 140 डिग्री आपका आ चुका है। ठीक है, तो 140 आपने यहाँ लिख लिया, एंगल 1 आपने फाइंड आउट करना है, एंगल 2 आपको 20 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट कर लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 20 डिग्री, एंगल 3 आपका 140 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180, एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 160, 20 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 की 20 डिग्री वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, 90 माइनस 20 विच इज 70 डिग्री। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपने ये सभी कंसेप्ट एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़ने हैं, 3 बार इनको रिवाइज करोगे तब जाके आपको ये याद रहेंगे, और इनके बेसिस पे जो भी एग्जाम्पल होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, आप इस पे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, बिना प्रैक्टिस के सारी नॉलेज फेल है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको समझाया इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस लगाइए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।